नाजरीन, हम आपको अपने प्रोग्राम मिक्स प्लेट में खुश आमदेद कहते हैं। इस प्रोग्राम का नाम मिक्स प्लेट है, लेकिन इसका कतन खानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने इस प्रोग्राम का नाम मिक्स प्लेट इसलिए रखा है कि हम मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुतारिफ़ करवाएंगे, जिन्होंने अपनी अपनी फ़ील्ड में नुमायाँ किरदार अदा किया है। हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो है एनिमल स्टफ़िंग के ऊपर। एनिमल स्टफ़िंग से हमारी मुराद ये है कि हनूतकारी। हनूतकारी एक हज़ारों साल पुराना प्रोफेशन है। ये जितना पुराना है उतना ही पेचीदा है। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो हैं एक टैक्सीडर्मिस्ट, एक हनूतकार, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है। जहांगीर जदून साहब, हम आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। शेर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये बताइएगा कि हनूतकारी जो है ये कितना पुराना फ़न है और ये कहाँ से शुरू हुआ? हनूतकारी बेसिकली फ़िरौन से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले फ़िरौन को हनूत किया गया था मम्मी बना के। उसके बाद वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती गई। 18वीं सदी में एक साइंटिस्ट था फ्रांस का, उसने इसके केमिकल में इसकी चेंजिंग इतनी कर दी कि उसने कहा अंदर से गोश्त भी निकाला जाए। जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता इतना चेंज हो गया कि अभी जो केमिकल है वो भी चेंज हो गया, मटीरियल भी चेंज हो गया। हमारे वाले साहब काटन भरते थे, हमारे जो दादा थे वो भूसा भरते थे, तूड़ी। अच्छा। और हमारे दौर में जो अब इस्तेमाल होता है वो फाइबर मटेरियल इस्तेमाल होता है। ये बताएं कि जो आपने फ़िरौन के ज़माने की बात की, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे ये बताएं कि जो मम्मीज़ के ऊपर जब उनको स्टफ़ करते थे उस ज़माने में, क्या वही मटेरियल आप जानवरों पर इस्तेमाल करते हैं या ये मटेरियल डिफरेंट है? वो मटेरियल उस वक्त के हिसाब से था, जो बाद में मटेरियल आए वो दोबारा चेंज होते गए। पुराने वक्तों में जो थे वो पौधे वगैरह भी इस्तेमाल होते थे, जड़ी बूटियाँ वगैरह इस्तेमाल होती थी, और दूसरे केमिकल ऐसे थे जो अभी इस दौर में नहीं मिलते। उस टाइम जो मिल गया उस हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल कर लिया गया। तो क्या पुराने दौर के जो केमिकल्स या जो भी आप बता रहे हैं वो देरपा थे, या आज का जो आप स्टफ़ इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा देरपा है? फ़िरौन का जो था वो तो अल्लाह ने एक किस्म का दुनिया के लिए दिखा के भेजा था कि ये ताहयात रहेगा। उसके बाद जो केमिकल यानी 18वीं सदी में इस्तेमाल हुए या 19वीं सदी में इस्तेमाल हुए, उससे ज़्यादा टेक्निक वाले केमिकल आज के दौर के हैं जो ज़्यादा पायदार हैं। पहले वाले केमिकल 20-25 साल चल जाते थे, अभी वाले जो हैं वो उससे डबल चलेंगे। लेकिन स्टफ़ एनिमल्स या बर्ड्स, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है आप उसकी केयर टेकिंग कैसे करते हैं। और वो केयर टेकिंग क्या है? उसकी केयर टेकिंग ये है कि इसके ऊपर डस्ट पड़ती है। अच्छा। आपने डस्ट इसकी साफ़ करनी है हर 6 महीने बाद, और एक साल बाद बरसात के बाद आपने है ना इसके ऊपर धूप लगानी है, और एक कीड़े मार स्प्रे टाइफोन या किंग टॉक्स वो आपने इसके ऊपर करना है। जहांगीर साहब, जैसे पहले मैंने अपने नाज़रीन को बताया था कि ये जो फ़न है एनिमल स्टफ़िंग का, ये 1000 साल से भी पुराना है। मुझे आप बताइए कि आप इस फ़न में कब आए और आपके आबा व अजदाद कब से इसके साथ मुंसलिक? मेरे जो बड़े थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर 1872 में लाहौर ज़ू बनाया था। अच्छा। मेरे जो नाना थे वो लाहौर ज़ू के पहले एम्प्लॉय थे, जो जिनकी पेंशन लाहौर ज़ू से स्टार्ट हुई थी। और लाहौर ज़ू पहले कॉरपोरेशन के अंडर था, वाइल्ड लाइफ से पहले, और अंग्रेज़ चले गए थे, जो ज़ू था वो हमारे बड़ों को दे गए थे। तो वक्त के साथ साथ मेरे दादा जब थे लाहौर ज़ू में, उस टाइम में एक बारहसिंगा था 1918 में, जब उसकी डेथ हुई तो दादा भी एज आ उस टाइम सुपरवाइज़र थे, तो उसके बहुत बड़े सिंग थे। तो दादा ने कहा क्यों ना इसको हम एक स्टफ़ करके देखें, एक हनूत करके देखें, एक मुजस्मा बनाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले उस बारहसिंगे का एक स्टफ़ बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ताया ने 59 में बड़े ताए जो थे अजमल जदून, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को 67 में दिया ये काम। तो 73 से मेरे वालिद साहब बाकायदा लाइसेंस होल्डर हो गए थे, और 88 में मेरे बड़े भाई ने ये काम स्टार्ट किया था, और जो दूसरे भाई थे उन्होंने 95 में स्टार्ट किया था। मैंने 2005 से ये काम स्टार्ट किया था। ये बताएं कि एक हनूतकार के साथ क्या लोग इस प्रोफेशन के अंदर हैं, उनसे बहुत सारी तोहमात वाबस्ता हैं। मसलन वो कहते हैं कि जी एक हनूतशुदा जानवर अगर आप घर में रखते हैं तो उससे एक नेगेटिविटी आती है, वो एक नेगेटिव। मैं उस हवाले से भी क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने हनूतशुदा जानवर या ट्रॉफ़ी हंटिंग के जो जानवर हैं वो घर में रखे हुए हनूत करवा के, क्या इस तरह की कोई बात है कि इससे कोई मनफी चीज़? ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये एक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है जो हम केमिकल लगा के प्रिजर्व करते हैं, महफूज करते हैं, ताकि हम आने वाली नस्लों को दिखा सकें। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं, तो वो प्रिजर्व उस दौर के हुए थे, आज हम दिखा सकते हैं। जैसे तस्मानियन टाइगर था, वो दुनिया से नापैद हो गया है। अच्छा। हम उनको किताबों में उस दौर के देखा जा सकता था, लेकिन आज हमारे पास स्टफ़ भी है जो हम देख सकते हैं कि ये कभी हुआ करता था। अच्छा, जहाँ पे एक हनूतकार का ये रोल है कि वो
लोगों के लिए, जानवरों को हनूत करता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे डिस्प्ले सेंटर्स भी हैं, सफारी पार्क के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं और जूज़ के हैं और वाइल्ड लाइफ पार्क्स के डिस्प्ले सेंटर्स हैं जिनमें हनूत शुदा जानवर पड़े होते हैं। नेचुरली वो वेटनरी स्टूडेंट्स की रिसर्च के लिए भी काम आते होंगे। ये तो सारे हमने जो बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं एक टैक्सीडर्मिस्ट के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको शायद इसलिए भी अप्रोच करते हैं कि उनको मुख्तलिफ़ अज़ा चाहिए होते हैं मुख्तलिफ़ जानवरों के, और वो बाद में ब्लैक मैजिक या काले जादू में इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और लोगों को ज़्यादातर इनमें आज़ाद चाहिए होते हैं, ख़ासकर उल्लू जो सबसे ज़्यादा काले जादू के लिए इस्तेमाल होता है। उल्लू में क्या ऐसी ख़ास बात है? वो कहते हैं जी उल्लू से बाबा जी लोगों को उल्लू कर देंगे। ये कौन से बाबा जी हैं? बड़े आमिल कामिल बाबा जी हैं, बंगाली बाबा जी हैं। वो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों को या लो क्लास, उनको कहते हैं जी आप ये फ़लानी चीज़ ले आएँ, जैसे उल्लू की आँख ले आएँ, उल्लू का गोश्त ले आएँ, उल्लू का खून ले आएँ, तो जो आप कहेंगे आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। वो उल्लू का खून से कोई तावीज़ वगैरह लिखते हैं कि जी इससे बहुत से लोग हैं वो उल्लू बन जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं। रेशो को अगर हम निकालें तो मर्द ज़्यादा आपके पास आते हैं या औरतें ज़्यादा आपके पास आती हैं? इसमें ज़्यादातर औरतें आती हैं, ज़्यादातर औरतें आती हैं। औरतें, यानी अगर 100% में आप लगाएं तो 85% औरतें होंगी। औरतें आपसे आके क्या बात करती हैं और क्या कौन से वो ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं एनिमल्स और बर्ड्स के जो वो मांगती हैं आपसे? वो ऐसा होता है कि कुछ आती हैं, जैसे ओल्ड लेडी आएगी, वो आपसे कुछ मांगेगी, इसका मतलब उसने दामाद को उल्लू बनाना है या बहू को उसने ठीक करना, उल्लू बनाना है। और अगर कोई यंग टाइप की आएगी, इसने अपने हस्बैंड को करना है या सास को करना है। तो फिर आप उसका क्या जवाब देते? क्या आप उनको वो चीज़ें दे देते हैं? नहीं, वो चीज़ें नहीं देते, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं, तो लिहाजा हम सीधा कह देते हैं हमारे पास ये है ही नहीं। इस एरिया में सुना ये जाता है कि उल्लुओं की तादाद काफ़ी कम हो गई है, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? उसका सारा क्रेडिट जो है ये आमिल कामिल बाबा जी जितने भी हैं, ये जो पैसा खाने के चक्कर में इनके ऊपर जाता है कि ये कहते हैं जी उल्लू लेके आएँ, उल्लू का खून लेके आएँ, उल्लू की आँख लेके आएँ। चाहे आँख लें, खून लें, पार लें, जो भी लें, उसके लिए पूरे परिंदे को मारना पड़ता है। आप पहले देखें, हम जब छोटे होते थे हम देखते थे बड़े साइज़ के उल्लू हमें देखने को मिलते थे। अभी छोटे साइज़ का भी उल्लू गलती से मिलता है, क्योंकि बड़े उल्लू ख़त्म हो गए हैं, तो छोटे उल्लू पे वो कहते हैं गुजारा करें। बड़ा उल्लू क्यों ख़त्म हो गया? बड़े उल्लू में क्या खासियत है? बड़ा उल्लू ये था, पहले जितने भी वो थे वो कहते जी बड़ा उल्लू लेके आए, कानों वाला, वो यानी उसके पैर ऊपर होते थे, वो कान नज़र आते थे, वो कहते जी बड़ा है तो खून ज़्यादा निकलेगा। ये आपका जितना भी उल्लू ख़त्म हुआ ये ब्लैक मैजिक के ऊपर है। अच्छा, और आपसे लोग क्या मतलब है कि मांगते हैं? बस मैंने सुना कि लोग ये भी मांगते हैं कि जी आप हमें कोई शेर का नाखून दे दें, कोई रीछ का नाखून दे दें, कोई इस तरह की एब्सर्ड चीज़ें भी वो मांगते हैं। उल्लू पहले मांगते हैं, उसके बाद जो रह जाता है, कोई गीदड़ मांग रहता है, कोई वाइल्ड बोर मांग रहता है, सूअर यानी उसकी हड्डी दे दें। अच्छा, कि उससे भी हो जाता है, उसका दान दे दें। और शेर का नाखून यानी वो दाम पड़ेंगे वो निकल आएगा। अच्छा ये बताएं, ये जो औरत और मर्द आपके पास आते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपको किसने इस तरफ भेजा है? ब्लैक मैजिक की राह कौन दिखाता है उनको? ब्लैक मैजिक की रात उनको उनकी जानने वाले कुछ ऐसे होते हैं वो दिखा देते हैं, कोई राह भटके हुए दिखा देते हैं। बाज़ औक़ात इश्तिहारात वगैरह देखते हैं लोग। किस तरह के इश्तिहार? वो टीवी पे भी चलते हैं, अखबारों में भी आते हैं, हमारे पास हैं, आपको ये मिलेगा। कौन देता है ये इश्तिहार? जो अपने खुद चलाना चाहते हैं कारोबार, वो इश्तिहार देते हैं, बाबे वगैरह। अच्छा, बाबे वगैरह, आमिल वगैरह, वो अपना खुद दे देते हैं कि आप हमारे पास हैं, हम आपका ये काम सीधा कर देंगे, ये काम आपका सीधा कर देंगे। मस्जिद से 5 वक्त की अज़ान आती, अल्लाह कहता है मेरी तरफ आओ, हम उस तरफ जाते नहीं हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें कि आपको किसी बाबे ने कोई ये कहा हो कि भाई मैं ये आपको देता हूँ, आपके साथ ये हो जाएगा? तो एक दफ़ा मैं एक पार्क में बैठा हुआ था, बर्ड वाचिंग कर रहा था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का भी शौक़ है, उस हिसाब से देख रहा था। तो एक मदारी टाइप के बाबा जी आए मेरे पास, कहते हैं कि पंजाबी में उन्होंने कहा कि आपसे कुछ सवाल जवाब कर लें। मैं कहा जी बैठ जाएँ। कहते मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो आपको रातों रात माला माल कर देगी। अच्छा, तो मैं कहा जी बताएं क्या चीज़ है? तो उन्होंने बड़े आराम से मुझे 2 चीज़ें निकाल के दिखाई, 2 डबियाँ थी। एक में कहते जी ये है मनका अजगर का, यानी पाइथन का, अजदहा जिसको अजदहा, उसका ये मनका है। और दूसरा जो है गिद्दड़ सिंगी है। मैंने कहा जी मुझे तो दोनों का नहीं पता। अब उस बाबे को ये नहीं पता था कि मैं जानवरों में पला बड़ा हूँ, कि मेरे इस फील्ड से कितना पुराना ताल्लुक़ है। मैं कहा जी मुझे थोड़ा इसका नॉलेज दें। तो उन्होंने कहा जी ये जो मनका है ना, ये आपकी तरफ पैसा खींचेगा। अच्छा, लेकिन इस मनके के साथ आपके पास गिद्दड़ सिंगी भी होनी चाहिए। तो गिद्दड़ की जो सिंगी है, वो गिद्दड़ एक ऐसा गिद्दड़ होता है जिसके ऊपर सिंग होता है,
कुछ अरसे बाद वो सींग आप संदूर में डाल के रखें तो वो सुंडी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो आपकी तरफ ये दौलत आएगी और ये जितनी दौलत के ऊपर जो खर्चा आएगा ना वो 1200 रुपये का है। अच्छा। तो मैं हंस पड़ा, मैंने उन्हें कहा बाबा जी बात ऐसी है, सबसे पहली बात है पाइथन में तो जहर होता ही नहीं है, हाँ सही है, लिहाजा उसका मन का बनता नहीं है। दूसरा, गीदड़ कौन सा जिसके ऊपर सींग होता है, हाँ और वो कौन सा सींग है जो कुछ अरसे बाद सूंडी बन जाए। सही, क्योंकि ना गीदड़ का सींग होता है तो सूंडी तो दूर की बात है। और 1200 रुपये में आप अगर मुझे इतनी जायदाद दे रहे हो तो आप वो जायदाद अपने पास रखो, मुझे आपके क्यों पास उम्मीद कर रहे हो। सही है। ये बताइए कि आपने अब तक बहुत सारे जानवर और परिंदे हनूद किए होंगे, आपने अब तक सबसे बड़ा जानवर कौन सा हनूद किया? सबसे बड़े में तो कंप्लीट में आ जाता है, एक पूरा ऊँट बनाया था बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद ज़राफ़े का हेड किया है, और सबसे बड़े सींगों वाला यानी हिमालयन आइबेक्स जो कि एक पाकिस्तानी हंटर थे शाम खान, उन्होंने शिकार किया था 2016 में। 53 इंच के उसके सींग थे, वो मैंने हनूद किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बड़ा डिफ़िकल्ट था आपके लिए? वो डिफ़िकल्ट भी था। और डिफ़िकल्ट क्यों था आपके लिए? वो डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि जो सींग होती है उसकी एक नपाई होती है। अच्छा। कि नापा जाता है कि ये छोटा है कि बड़ा है। वो जब नापा गया वो 53 था। तो टैक्सीडर्मी के एक प्रोसीजर में ये होता है कि वो थोड़ा सा शिलिंग होता है। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट ये था कि सींग क्योंकि एंटीलोप होता है वो शिलिंग ना हो। और शिलिंग से क्या मुराद है आप? शिलिंग यानी वो जब केमिकल में डालते हैं तो जो उसके सींग होते हैं वो थोड़े से ना सुकड़ जाते हैं क्योंकि अंदर से ब्लड ख़त्म हो जाता है। तो मेरी यही दुआ थी ये ना हो। तो उस टाइम मैंने अपने वाले साहब को भी याद किया था मरहूम को कि वाले साहब मुझे इसका तरीका बताएं कि इसका सींग कैसे निकलेगा। तो फिर आपने कामयाबी से वो अल्लाह का शुक्र है वो कर लिया। कभी आपको कोई जानवर स्टफ़ करते हुए डर लगा? काले रंग का भेड़िया था, तो रात के टाइम अकेले बैठा हुआ था, वो कर रहा था। तो उस टाइम मैंने एक हॉरर मूवी देखी थी, उसके बाद जब कर रहा था मैं कहा खुदा ना खास्ता ये बैठ गया तो क्या बनेगा। जहांगीर साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो एनिमल स्टफिंग करवाते हैं आपसे? जो यानी शिकारी हैं जिन्होंने अपने लिए यादगार रखनी होती है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं कि वो आने वाले अपने किसी बच्चे को दिखा सकें या किसी चीज़ को दिखा सकें ये मैंने एक एंटीक चीज़ मारी है, ये कल को ज़ाया ना हो जाए। उस तरह के लोग वो उसको ज़्यादा स्टफ़ करवाते हैं। मतलब ज़्यादा तादाद नहीं है? ज़्यादा तादाद इतनी नहीं है। अच्छा, अगर हम इलीगल हंटिंग के हवाले से बात करें, क्या आपके पास कभी कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने इलीगली हंट किए हों कुछ बर्ड्स या एनिमल्स, तो क्या आप उनको स्टफ़ करते हैं? आप उनको कहते हैं कि हाँ हम कर देंगे आपको? परिंदा नहीं, ज़्यादातर जानवर जैसे होते हैं, कोई लेके आता है कोई परिंदा भी हो तो हम पहले उसका लाइसेंस देखते हैं। अच्छा। कि इसने लीगल शिकार किया है कि इनलीगल किया है। तो अगर लीगल किया हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा आता है जो कहता है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम उसे कहते हैं पहले आप डॉक्यूमेंट्स ले आओ फिर हम आपको कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि हमारी एक रसीद होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि महकमे से अप्रूव शुदा। जहांगीर साहब ये जो स्टफ्ड एनिमल्स होते हैं इनको घर में रखने का भी कोई लाइसेंस होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लाइसेंस होता है स्टफ एनिमल्स या बर्ड्स का, उसकी महकमे ने एक फ़ीस मुकर्रर की हुई है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। अच्छा जहांगीर साहब, एनिमल स्टफिंग एक आर्ट है। जी जी। क्या पाकिस्तान में इसकी तरबियत के लिए कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई डिग्री मुतारिफ है इस हवाले से? कोई दरसगाह नहीं है और ना ही इसका कोई इंस्टीट्यूट है और ना ही कोई दूसरी डिग्री वगैरह है। चंद एक वर्कशॉप्स वगैरह हुई हैं टैक्सीडर्मी की, वो लेकिन 1-2 दिन या 3 दिन। ये एक ऐसा आर्ट है जो बंदे को उम्र गुजर जाती है सीखने में, तो 2-3 दिन में आप वो नहीं सीख सकते हैं जो आप लाइफ टाइम सीख सकते हैं। जहांगीर साहब ये जो बर्ड्स यहाँ आपने रखे हुए हैं, उल्लू पे तो हमने बहुत बात की, ये पास ही पड़ा हुआ है कि ये काले ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होता है। ये क्या बर्ड्स हैं, कुछ इनका तारुफ करवाएंगे आप? ये कॉमन टील है, छोटी मुर्गा भी है। अच्छा। ये दोनों उसके मेल हैं। वो हमारा कौमी परिंदा है चकोर, और वो जो है केस्ट्रल है, साथ ही वो जो पैरट है वो लोरी पैरट है। ये बान आउल उल्लू की एक नस्ल है, पत्ते मुँह वाले इसको कहते हैं। इसके फेस पे पता बना होता है। ये है पोमा, पोमे की स्किन है। पोमा बेसिकली बिग कैट में आता है जो माउंटेन लाइन है, माउंटेन लाइन भी इसको कहा जाता है। ये इसकी स्कल है, और ये जो मेरे पास पड़ा ये पॉकेट मंकी है। जहांगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें ये टाइम दिया और हमने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपके साथ की। अब इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।